साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं और परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पिछले वीडियो में हमने जैविक कार्बन के ऊपर चर्चा करी थी और उस वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट दिया। उसके लिए मैं आपको पुनः एक बार तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार से हमारी वीडियो को प्यार और सपोर्ट देते चले आएंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट हम आप लोगों को देते रहेंगे। तो साथियों पिछले वीडियो में जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि आगामी जो नया वीडियो होगा उसमें हम जैविक कार्बन के सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में सिर्फ हमने जैविक कार्बन कम होने के कारण, उससे होने वाले हमारे नुकसान के बारे में सिर्फ चर्चा करी थी। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जैविक कार्बन को हम किस प्रकार से बड़ी आसानी के साथ बढ़ा भी सकते हैं और उसका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। नेचुरल ही तरीका इसका अपनाया जाता है। बहुत अच्छा नेचुरल सोर्सेज हैं जो हम लोग थोड़ी सी मेहनत करके या थोड़ा सा ध्यान उस पर केंद्रित करने के बाद कर सकते हैं। आप लोगों ने एक विशेष देखा होगा कि जंगलों में, ख़ास तौर पर हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में या विदेशों में एक अमेज़न के जंगल जो है, वहाँ आपने सुना होगा, न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि वहाँ और की जो ज़मीन है उस ज़मीन को ही ऑर्गेनिक सॉइल के नाम से जाना जाता है। बहुत उपजाऊ ज़मीन होती है और जंगलों में हम लोग देखते हैं कि वहाँ ना हम किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइज़र डालते हैं, ना कोई पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ इतने ऊंचे पहाड़ों के ऊपर कैसे पौधे बहुत ज़्यादा हरे भरे रहते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि उस सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वो बहुत अच्छा होता है। और जहाँ ऑर्गेनिक कार्बन बहुत अच्छा होगा वहाँ किसी भी प्रकार के फर्टिलाइज़र की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ये जीता जागता उदाहरण आपको जंगलों में देखने को मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम इतने सारे फर्टिलाइज़र्स, इतने सारे पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करने के बावजूद भी अपनी फसल को हरी भरी नहीं रख पाते हैं और ना ही उत्पादन ले पाते हैं। कारण सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन का है। तो आइए आज हम बात करते हैं 4-5 टिप्स के बारे में जहां से हम बड़ी आसानी से जैविक कार्बन को अपनी ज़मीन में बढ़ा सकते हैं। सबसे मेन जो आता है, पहली बात है क्रॉप रोटेशन। आजकल हमने अपने ज़मीन में क्रॉप रोटेशन को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। एक फसल हमने काटी, उसके तुरंत बाद हम दूसरी फसल की बोवनी कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। इससे हमारा ऑर्गेनिक कार्बन घटता है। तो कोशिश ये करें कि ज़मीन को थोड़ा सा रेस्ट दें और क्रॉप रोटेशन को अपनाएं। हमेशा एक खेत के अंदर एक ही फसल को ना करें। आज इस वर्ष जिस खेत में जो फसल आपने लगाई है उसको चेंज कर दें। ये एक मुख्य कारण रहता है। दूसरा कारण होता है एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट को डालना हम लोगों ने बंद कर दिया है। पहले गोबर की खाद बहुतायत में खेतों में डाली जाती थी। जो सबसे बड़ा कार्बन का स्रोत होता है उसी को हम लोग छोड़ चुके हैं। किसी भी प्रकार का एनिमल वेस्ट आप डाल सकते हैं, लेकिन उसको डालने पे एक विशेष ध्यान रखें कि उसको डिकम्पोज करके अगर हम लोग डालेंगे तो बहुत अच्छा लाभ हमको मिलेगा। बहुत अच्छा ऑर्गेनिक कार्बन हमको प्राप्त होगा, बहुत अच्छे माइक्रोब्स पैदा होंगे और सबसे बड़ी बात है कि जो खरपतवार जो होता है वो हमारे खेतों में नहीं उगेगा अगर हम उसको डिकम्पोज करके डालते हैं। और डिकम्पोज करने का सबसे अच्छा तरीका है आज के ज़माने में वेस्ट डिकम्पोजर। वेस्ट डिकम्पोजर से आप उसको डिकम्पोज करते रहिए, उसके बाद आप अपने खेत में डाल दीजिए। दो बातें हो गई। सबसे पहला क्रॉप रोटेशन, दूसरा एनिमल वेस्ट। अब एनिमल वेस्ट में कई प्रकार का हो सकता है। सीधा सीधा आप गोबर, किसी भी एनिमल के जो गोबर होता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उसको आप डिकम्पोज करके डाल सकते हैं। कंपोस्टिंग खाद डाल सकते हैं। तरह तरह की कंपोस्टिंग खाद है। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग उस जगह पे आप कर सकते हैं। तीसरा नंबर पे आता है क्रॉप वेस्ट। अभी हम क्या करते हैं कि धान की जैसे फसल लगी हुई है और धान की पराली को आग लगा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वहाँ हमारे कई नुकसान होते हैं। माइक्रोब्स तो हमारे ख़त्म होते ही होते हैं, साथ के साथ हमारा कार्बन भी ख़त्म हो जाता है। और अगर उस वेस्ट को बजाय आग लगाने के
हम डिकम्पोज खेत के अंदर कर दें तो हमको जैविक कार्बन बहुत आयत में मिलता है। सबसे अधिक जैविक कार्बन हमको क्रॉप वेस्ट से प्राप्त हो जाता है। चौथे नंबर पर हमारा आता है ग्रीन मैन्योर, जो सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। ग्रीन मैन्योर में आप ढैंचा है, सनई है, दलहनी जितनी भी फसलें हैं, उड़द, मूंग, मसूर, ये सब लगा सकते हैं, तिल लगा सकते हैं। और इसका विशेष ध्यान रखें, जब भी आप ग्रीन मैन्योर लगाने जा रहे हैं तो ग्रीन मैन्योर को आप फ्लावरिंग स्टेज से पहले खेत के अंदर जुताई कर दें उसकी, माने लगभग 45 से 50 दिन में उसकी आप जुताई करके छोड़ दें और उसको फिर वेस्ट डिकम्पोजर उसके ऊपर आप चला दें, तो बहुत जल्दी से वो डिकम्पोज हो जाएगा और बहुत अच्छा ऑर्गेनिक कार्बन आपको प्राप्त होगा। आप अगर अपनी मिट्टी की जांच कराने की सुविधा आप कर सकते हैं तो आप पहले साल में अपनी मिट्टी की जांच करा लें और एक प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें आप अपना करके अगले बार जब आप मिट्टी की जांच कराएंगे तो आप देखेंगे कि कितना ऑर्गेनिक कार्बन आपका बढ़ चुका है। सबसे लास्ट में पांचवा जो तरीका है वो बहुत आसान है। उसमें आपको सिर्फ खेत के अंदर वेस्ट डिकम्पोजर चलाना है, लेकिन उसकी मात्रा पर विशेष ध्यान रखना है। काफ़ी साथी यूज़ तो करते हैं लेकिन वो मात्रा का ध्यान नहीं रखते हैं, फिर कहते हैं कि उसका लाभ नहीं मिल रहा है। शुरुआती स्टेज में वेस्ट डिकम्पोजर का 1000 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रति सिंचाई चलाना है। प्रति एकड़ प्रति सिंचाई का माने सीधा सीधा हो गया कि अगर आप 5 सिंचाई एक सीजन में कर रहे हैं तो 5000 लीटर प्रति एकड़ आपके खेत में चला जाना चाहिए, तो आपको उसका बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर ही चुके थे कि इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन की। जो अधिकतम अच्छी मात्रा होती है मिट्टी के अंदर औसतन, कायदे से इसको 1.10 होना चाहिए, जो एक स्वस्थ मिट्टी माना जाता है। लेकिन औसतन अगर मानते हैं तो 0.75 तक होना चाहिए। उससे नीचे मिनिमम स्टेज जो है इसकी 0.5% होना जरूरी है। लेकिन आज की स्थिति ये होती चली जा रही है कि वहाँ पर जैविक कार्बन हमारा 0.3 और उससे भी कम होता चला जा रहा है। कल हमने एक चर्चा करी थी कि हमारे पास लैब रिपोर्ट आती है। इत्तेफाक की बात है कि लैब रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन आज हमारे एक साथी हैं, उनका फ़ोन हमारे पास आया था। आप भी सुनकर के ताज्जुब कर जाएंगे। उनकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 9.5, जैसा उन्होंने मुझे बताया 9.5 उनका पीएच वैल्यू है। और ऑर्गेनिक कार्बन जब 9.5 उनका पीएच वैल्यू है तो सीधी बात है ऑर्गेनिक कार्बन बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए। ऑर्गेनिक कार्बन है उनका 0.02, माने 0.1 से भी कम, बिल्कुल ऊसर मिट्टी है वो। अब वो वेस्ट डिकम्पोजर उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अगले साल तक क्या है, हमने उनको रिपोर्ट के बारे में बोला है, उनकी रिपोर्ट अगर आएगी तो हम आप लोगों तक जरूर उसको दिखाने का काम करेंगे। अगर ऑर्गेनिक कार्बन हमारा घटेगा, पीएच हमारा बढ़ेगा, ये सीधा सीधा फंडा है। जैसे जैसे ऑर्गेनिक कार्बन हमारा बढ़ता चला जाएगा, पीएच वैल्यू हमारी कम होती चली जाएगी और ज़मीन हमारी उपजाऊ होती चली जाएगी। मैं समझता हूं कि आज के जो टिप्स हैं वो आप सभी लोगों को अच्छे लगे होंगे। आप लोग अपने यहाँ पर ज़रूर इसको अपनाएंगे और जो भी इसके बारे में नई जानकारी होगी आगे के वीडियो में हम आप लोगों को देते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।